हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएमए हब। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रैटेजिक चॉइसेस के बारे में। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी आते हैं क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसीलिए मैं फर्स्ट चैप्टर के बाद डायरेक्ट फोर्थ चैप्टर का वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल में बैक टू बैक अपलोड करूंगी और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 अपलोड करूंगी। लेट्स हैव अ लुक इन द चैप्टर ओवरव्यू once. स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, ब्रॉड स्ट्रैटेजीज में आपके चार स्ट्रैटेजीज है: स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। स्ट्रैटेजी एग्जिट्स में आपके तीन है: टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। और स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में आपके पोर्टफोलियो एनालिसिस है जिसमें बहुत सारे मैट्रिक्स है जैसे कि एनसॉफ मैट्रिक्स, एडीएल मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स एंड सो ऑन। सो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। Strategy are formulated at different levels of an organization. हर levels पे strategy important है. Strategy formulation involves well thought of decision making and cover actions dealing with the objective of the firm, shareholders and allocation of resources and coordination of strategies of various business units for optimal performance. स्ट्रैटेजी हर लेवल पे जरूरी है, हर फर्म के लिए जरूरी है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए जरूरी है, कोऑर्डिनेशन जो स्ट्रैटेजीज बन रही है उसके लिए भी जरूरी है ताकि जो स्ट्रैटेजीज हम लोग बना रहे हैं वो हम लोग को लास्ट में जो रिजल्ट हम लोग का वो मिल रहा है कि नहीं। टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस एज वी ऑल नो विच pan down for delegation at middle management level, and finally the functional level managers execute the same with their teams. ठीक है, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस के बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज टू एंटर द मार्केट। या बिजनेस बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं मार्केट में एंटर करने के लिए टू से स्टे रेलिवेंट एंड ग्रो इन द मार्केट, जिस तरीके से वो ग्रो कर सके और रेलिवेंट रह सके। Large number of strategies with different nomenclatures have been employed by different business and also suggested by different authors on strategy. बहुत स्ट्रैटेजी पे डेफिनेशंस दिए जैसे कि विलियम एफ ग्लूएक एंड लॉरेंस आर जॉर्ज डिस्कस 4 जेनरिक स्टेजेस स्ट्रैटेजीज इंक्लूडिंग स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कौन वो दो इंसान हैं जिन्होंने ये चार ब्रॉड स्ट्रैटेजीज को क्लासिफाई करा। तो वो नाम है आपका विलियम एफ ग्लूएक एंड लॉरेंस आर जॉर्ज। तो एमसीक्यू पॉइंट से इसको आप ये कर सकते हो। Michael E. Porter suggested competitive strategies including cost leadership, differentiation, focus, cost leadership, focus, differentiation. माइकल पॉटर जो आप पहले के चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो मैं इस पर जरूर वीडियो बना के आपको बताऊंगी सारी चीजें। तो ये पहले के चैप्टर्स में दिया हुआ है तो इस पर भी हम ध्यान नहीं दे रहे। पहले आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल लेवल होते हैं। स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। पहला होता है इंट्रोडक्शन, फिर होता है ग्रोथ, फिर होता है मेच्योरिटी, फिर होता है डिक्लाइन। कंपटीशन ओरिएंटेड हो गया, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज होता है। फोकस होता है, कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजीज होता है, एक्विजिशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी और कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजीज में क्या डिफरेंस है? कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी जो होता है उसमें जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो दोनों अलग अलग ही करते हैं। वो ऐसा नहीं कि मतलब दोनों कॉम्पिटिटर्स है तो एक साथ मिल के दोस्त बन जाए और बाकी जो अलग कॉम्पिटिटर्स है उनको बीट करे। वो होता है आपका कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजीज जैसे ज्वाइंट वेंचर, मर्जर, एक्विजिशन, स्ट्रैटेजिक अलायंस और कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। तो ये दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन रहता है इसलिए मैंने आपको ये कंफ्यूजन दूर किया। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। जब फर्स्ट टाइम हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें सारी चीजें पढ़नी चाहिए। मैंने इंपॉर्टेंट जो है उसे मैंने मार्क करके रखा है। मैं वही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूँ जैसे कि मैंने पहले के भी चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ऑफ अ फर्म कैन अडॉप्ट may be classified into 4 broad categories: stability, expansion, retrenchment and combination। वही डायग्रामेटिकली भी आपको रिप्रेजेंट किया है। इसमें शॉर्ट वे में आपको बताया कि स्टेबिलिटी क्या होता है तो मैं यहाँ से नहीं पढ़ा के यहाँ से आपको डायरेक्टली इन डेप्थ पढ़ा रही हूँ। Stability. One of the important goals of a business enterprise's stability strategy is to stabilize. It may be opted to safeguard its existing interests and strengths, to pursue well established and tested objectives, to continue in the chosen business path. तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो होता है उसमें जो बिजनेस है उसको दूसरे बिजनेस में शिफ्ट होने में का मन नहीं करता। उन लोगों को जो बिजनेस में वो इंडल्ज है, जिस बिजनेस को वो कर रहे हैं, जैसे कि आपका
कोल्ड ड्रिंक्स का कोई बिजनेस कर रहा है, तो जैसे कोको कोला, तो अगर वो कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस कर रहा है तो ज्यादा होगा तो वो पानी के बिजनेस में जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वो किसी और में नहीं जाना चाहता है, तो वैसा कोई बिजनेस है तो वो वैसे ही बिजनेस में जाना चाहेगा, उसको कुछ चेंज नहीं चाहिए, नो चेंज इन दिस strategy. To maintain operational efficiency on a sustained basis, to consolidate the commanding position already reached, and to optimize returns on the resources committed in the business. जितना भी पूंजी हमने लगाया है इस बिजनेस को ग्रो करने में, एक्सपैंड करने में, उतना जो हमें रिटर्न चाहिए था उसी का कमिटमेंट वो लोग लेते हैं और वही एक बिजनेस को जितना हो ग्रो करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का। तो इसमें मैंने जो जो पॉइंट्स हाईलाइट किए उसे प्लीज आप हाईलाइट कर ले, ताकि आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में अगर आप पॉइंट वाइज भी लिखना पसंद करते हैं, पॉइंट वाइज लिखना ही अच्छा होता है, तो पॉइंट वाइज लिखे तो आप ऐसे लिखेंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा इन्विजिलेटर पे। Stability strategy is pursued by a firm when it continues to serve in the same or similar market and deals in same or similar products and services. जैसा कि मैंने बताया कि वो सेम मार्केट में भी डील करेंगे, सेम बिजनेस भी होगा और उनका प्रोडक्ट में भी वो ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। अगर वो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है तो वो सर्विसेज में भी ज्यादा चेंजेस नहीं चाहेंगे, दे डोंट वांट चेंज। This strategy is typical for those firms whose product have reached the maturity stage of product life cycle or those who have a sufficient market share but need to retain that. मतलब कि ये स्ट्रैटेजी वही लोग परस्यू करते हैं जिनका प्रोडक्ट मैच्योरिटी में पहुंच गया, मतलब इसके बाद उनका डिक्लाइन ही होने वाला है प्रोडक्ट का, तो वो लोग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी प्रेफर करते हैं। With the dynamic and volatile business world to preserve their market share, hence stability strategy should not be confused with do nothing strategy. Small organizations may also follow stability strategy to consolidate their market position and prepare for the launch of growth strategies. Small जो business firms होते हैं वो भी stability strategy पे ही बिलीव करते हैं, और इन शॉर्ट आप ये समझ लो जिन्हें ज्यादा रिस्क लेने का पसंद नहीं है, जो ज्यादा रिस्क बेयर नहीं करना चाहते, वो लोग स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पे कंटिन्यू करते हैं अगर उनके प्रोडक्ट पीक पर है तो, क्योंकि उसके बाद डिक्लाइन ही आने वाला है उस प्रोडक्ट का। वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के, तो ये तो मैंने मार्क करा है, जो मैंने हाईलाइट करा आप उसे भी पढ़ सकते हो, इस सबको गो थ्रू कर सकते हो। अ फर्म ऑप्टिंग फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी continues in the same business, उसी को लिखा है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी डज नॉट इन्वॉल्व अ रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो आपसे एमसीक्यू बेसिस पे ये पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है तो जो रीडिफिनेशन ऑफ बिजनेस में कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो वो हो गया आपका स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। इट इज अ सेफ स्ट्रेटेजी दैट मेंटेन स्टेटस क्यू, मतलब सेफ स्ट्रेटेजी क्योंकि इसमें हम लोग रिस्क नहीं ले रहे। इट डज नॉट वारंट मच ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स लगता नहीं है, आपने पूंजी लगा दी है बिजनेस में, आप जितना हो सके आपको बिजनेस से निकालना है। द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रेटेजी इज लेस, क्योंकि रिस्क है नहीं, क्योंकि आपने रिस्क लिया नहीं, तो रिस्क भी आपका लेस है। द फर्म विद मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव चूज दिस स्ट्रेटेजी, जिसको मॉडेस्ट ग्रोथ चाहिए, ना ज्यादा हाई चाहिए ना ज्यादा लो चाहिए, इक्वल बैलेंस में चाहिए, तो वो लोग ये स्ट्रेटेजी को प्रेफर करते हैं। रीजंस क्या है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का? अ प्रोडक्ट हैज रीच्ड द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एज ऑलरेडी मेंशन्ड। स्टाफ फील्स कंफर्टेबल विद द स्टेटस क्यू एज इट इन्वॉल्व्स लेस चेंजेस एंड लेस रिस्क। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपैंड एज इट मे बी परसीव्ड और थ्रेटनिंग। अ फर्म माइट वांट टू स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ। ठीक है, वही चीज है कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और एम्प्लॉयज जो है जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं उन्हें भी चेंज, लोग जब भी चेंज आता है लोग रेजिस्ट करते हैं, चेंज को अडेप्ट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो बिजनेस चेंज अडेप्ट करता है वही लॉन्ग रन में काम आता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन है बहुत अच्छा कि व्हाई डोंट स्टार्टअप्स एम फॉर स्टेबिलिटी। स्टार्टअप्स स्टेबिलिटी पे क्यों नहीं जाना चाहते? तो आप खुद देखो, अगर स्टार्टअप एक बिजनेस, अगर वो तो अभी ग्रो ही करना स्टार्ट ही हुआ, अगर वो उसी टाइम स्टेबिलिटी को प्रेफर करने लगेगा तो वो तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। स्टार्टअप यानी कि इट हैज टू ग्रो, स्टार्टअप मीन्स इनोवेशन, डेवलपमेंट। ठीक है, इसीलिए उसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार्टअप इज एन एंटरप्रेन्योर वेंचर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। स्टार्टअप मीन्स इनोवेशन, ठीक है, generally created for solving real life problems through technology. Of course, for it the most important factors are speed and agility, because of it being a nascent stage of operations. Nascent यानी premature, obviously ये premature business है। Stability on the other hand is more meaningful strategy when the size of operations is expanded to full capacity and businesses are at a mature stage. Thereby we rarely see startups aiming for stability. जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपका प्रोडक्ट ग्रोथ हो चुका है, वो पीएलसी का थर्ड स्टेज पे है मैच्योरिटी का, एंड उसका लास्ट अब फोर्थ स्टेज डिक्लाइनिंग है, तभी लोग स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को परस्यू करते हैं और स्टार्टअप्स परस्यू नहीं करते, क्योंकि उन्हें रिस्क पसंद है। स्टेबिलिटी स्टार्टअप जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं, इनोवेटिव होते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं,
फ्रेशर्स होते हैं मार्केट में, उन्होंने डेवलप करना होता है, इसलिए कभी भी स्टार्टअप में आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कभी काम नहीं आएगा। आई होप आपको स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है आपका ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। Growth expansion strategy is implemented by redefining the business, by enlarging the scope of business and sustainability, increasing investment in the business. जैसे कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में आपका था कि रीडिफाइनिंग ऑफ बिजनेस नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क करा हुआ है। लेकिन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में आपका रीडिफाइनिंग होता है बिजनेस का, क्योंकि ग्रोथ खुद आपको बता रहा है कि रीडिफाइन करना पड़ेगा बिजनेस, क्योंकि ग्रो करना है कम बिजनेस, ठीक है। It is a strategy that can be equated with dynamism meaning energy, vigor and strength, promise and success. It is often characterized by significant reformulation of goals and directions, major initiatives and moves involving investments, exploration and onslaught into new products, new technology, new market, innovative decisions, action, programs and so on. This strategy may take the enterprise along relatively unknown and risky paths full of promises and pitfalls. ग्रोथ में आपको बहुत सारा एनर्जी चाहिए होगा उस प्रोडक्ट, उस मार्केट को, उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। यू नीड अ डायनेमिज्म, एनर्जेटिक इंसान होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, और जो प्रॉमिस करे और सक्सेस मिले बिजनेस में, न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना, न्यू इनोवेटिव आइडियाज को कैसे अडेप्ट करना। इन शॉर्ट अगर अब बताया जाए तो ये लोग चेंज को अडेप्ट करते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल विद द चेंजेस विच आर बिजनेस इन्वायरमेंट। एज वी से बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी डायनामिक, इट्स वेरी अनसर्टेन, तो जो उस सिचुएशन में, उस इन्वायरमेंट में भी अपने आप को अकॉर्डिंग टू द चेंज शिफ्ट कर लेता है, अडेप्टिव होता है, वही बिजनेस ग्रो करता है, ठीक है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एक्सपेंशन है, सबसे पहला रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेशन। दूसरा कि एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी पूरा ऑपोजिट है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का। एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ ऑब्वियसली। firm through fresh investments and business products markets is facilitated only by expansion strategy। हाँ, न्यू प्रोडक्ट्स का आना, न्यू इन्वेस्टमेंट्स लगना, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना, ये सारी चीजें होती है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी या फिर ग्रोथ स्ट्रेटेजी। एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी, इट ऑफर्स सेवरल परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस फॉर ग्रोथ। फर्म ऑप्टिंग फॉर द एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी कैन जनरेट many alternatives within the strategy by altering its propositions regarding products, market functions, pick the one that suits its goal, सूट्स इट मोस्ट। मतलब कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे आइडियाज रहते हैं, उसमें से भी आपको एक क्लिक करना रहता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो इट्स वेरी इजी। अगर आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड है देन इट बिकम्स अ हार्ड टास्क कि हमें इसी में से चुनना। बट आपके पास अगर ऑप्शंस बहुत सारे हैं इनोवेशन की वजह से, टेक्नोलॉजीज की वजह से, तो आपको जो आपके लिए फ्लेक्सिबल हो आप उसमें शिफ्ट हो सकते हैं, जो कि आपको भी लॉस ज्यादा ना बियर करना पड़े। Expansion strategy holds within its fold two major strategy routes, intensification and diversification. इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। Major reasons for growth expansion, it may become imperative यानी compulsory when environment demands increase in pace of activity. Expansion may lead to greater control over the market vis-a-vis. Expansion also includes intensifying, diversifying, acquiring, merging business. Therefore, growth strategies can take the following forms. एक्सपेंशन में आप कहोगे ना, बहुत सारे आप क्या आप देखो, मतलब उसको देख लो, बहुत सारे मूवीज जैसे पीवीआर ने कोलैब करा, इसी वजह से सिनेपोलिस जैसे और भी बहुत सारे जो थिएटर्स है उन लोगों की बैंड बज गई, क्योंकि वो लोग कॉम्पिटिटर, जो दो मेन कॉम्पिटिटर थे वो दोनों एक साथ हो गए, तो मर्जर एक्विजिशन ये सारी चीजें होते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रोथ एक्सपेंशन में इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल वर्ड से समझ में आ रहा है कि इंटरनल होगा मतलब अंदर होगा, एक्सटर्नल यानी जो आपको बाहर दिखेगा। इंटरनल में भी दो तरीके के होते हैं, इंटेंसिफिकेशन और एक होता है डाइवर्सिफिकेशन। Expansion on growth through intensification. Intensification means that the organization tries to grow internally by intensifying its operations either by market penetration, market development or by product development. इंटेंसिफिकेशन वर्ड बता रहा है कि वो इंटरनली ग्रो कर रहा है, बट उसमें वो तीन तरीके से ग्रो कर रहा है। पहला है आपका मार्केट पेनेट्रेशन, दूसरा है आपका मार्केट डेवलपमेंट और तीसरा है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये तीन चीजें आपको याद करनी है, मार्केट पेनेट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो मार्केट पेनेट्रेशन को देखिए, हाईली कॉमन एक्सपेंशन strategy is market penetration, concentration on the current business. The firm directs its resources to the profitable growth of its existing product in the existing market. जैसे कि तो मार्केट पेनेट्रेशन में क्या हो गया आपका कि आप जैसे कि
सेम प्रोडक्ट सेम कस्टमर्स को डील कर रहे हो, बट प्रोडक्ट्स जो आपके वो पहले आप टूथपेस्ट में डील कर रहे थे, अब आप माउथ फ्रेशनर्स भी बेच रहे हो उसके साथ। लेकिन मार्केट डेवलपमेंट में क्या हुआ कि आपका प्रोडक्ट सेम है बट आप कस्टमर्स नए नए ला रहे हो। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, बाय डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू हो सकता है, फिर आपका मीडिया के थ्रू हो सकता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो सकता है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है। Product development involves substantial modification of existing products or creation of new but related items that can be marketed to current customers through established channels. जैसे कि अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसे कि कोका कोला को ले लो। पहले कोका कोला अब डाइट कोक भी बनाता है और जीरो कोक भी बनाता है जिसमें शुगर नहीं रहता है। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हुआ। तो अभी जैसे क्या प्रोडक्ट में बहुत लोग शुगर कॉन्शियस हो गए कि नहीं, शुगर नहीं इतना कंज्यूम करना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो उन्होंने कंज्यूमर के प्रॉब्लम को समझा और उसे सॉल्व किया। तो अब अगर अब कोई कोको कोला लेना चाहता है तो कोको कोला के अलावा अगर उन्हें डाइट कोक या जीरो कोक या विदाउट शुगर वाला कोक मिल रहा है तो वो लोग उन्हें उस पर भी स्विच कर सकते हैं, जिससे जैसे जो आपका प्रोडक्ट है उसका भी एक अच्छा इंप्रेशन बन रहा है, क्योंकि वो तुरंत उस प्रॉब्लम से सोल्यूशन निकाल रहा है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका तीन चीज, एक्सपेंशन ऑन ग्रोथ थ्रू इंटेंसिफिकेशन में। प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, वही चीज दिया हुआ है यहाँ पे। मार्केट पेनिट्रेशन में मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट यूसेज इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, क्वांटिटी इंक्रीज होगा, न्यू एप्लीकेशन फॉर करंट यूजेस होगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट फीचर्स इंक्रीज होगा, न्यू जनरेशन प्रोडक्ट होगा, जैसे कि कोको कोला, न्यू प्रोडक्ट फॉर द सेम मार्केट, कोको कोला में जीरो कोक हो गया। मार्केट डेवलपमेंट एक्सपैंड जियोग्राफिकली टारगेट न्यू सेगमेंट, जैसे कि मैंने बताया। रूरल से अर्बन डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्विंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट्स, रिलेटेड अनरिलेटेड। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Expansion or growth through diversification. When a firm tries to grow and expand by diversifying into various products or fields, it is called growth by diversification. That is it. This is also an internal growth strategy. Innovative and creative firms always look for opportunities and challenges to grow, to venture into new areas of activity, and to break new frontiers with a zeal of entrepreneurship using their internal resources. They feel that diversification offers great prospects of growth and profitability than intensification. Expansion or growth through diversification. When a firm tries to grow and expand by diversifying into various products or fields, it is called growth by diversification. This is also an internal growth strategy. जब एक फर्म ग्रो करना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे फील्ड्स में, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा आप दूसरे बिजनेस में घुसना चाह रहे हो। ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ये भी एक इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। They feel that diversification offers great prospects of growth and profitability than intensification. Diversification obviously आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा, क्योंकि इसमें आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के डील कर रहे हो, अलग अलग मार्केट्स में डील कर रहे हो, अलग अलग बिजनेस है आपके पास, और उससे आपको प्रॉफिट जनरेट होते हैं। ठीक है। Diversification is defined as an entry into new products or product lines, new services, new markets involving substantially different skills, technology and knowledge. ठीक है। डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज को आप यूज करते हो, डाइवर्सिफाई करते हो, वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। For some firms, diversification is a means of utilizing their existing facilities, capabilities in a more effective and efficient manner. They may have excess capacity or capability in manufacturing facilities, investment funds, marketing channels, competitive standing, marketing prestige, managerial and other manpower, research and development, raw material resources, and so forth. Another reason for diversification lies in the synergic and advantage. It may be possible to improve sales and profit of existing products by adding suitably related to new products because of linkages in technology and or in markets. Diversification प्रॉफिटेबल होता है, जैसे कि आप कोई ब्रांड ले लो, हिंदुस्तान काटना पड़ेगा, जैसे कि एक बिजनेस है जो सीमेंट में भी डील कर रहा है, फिर आपका जैसे कोई हेल्थ केयर ब्रांड है जो आपका सोप में भी डील कर रहा है, मॉइस्चराइजर में भी डील कर रहा है। टाटा का प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, वो स्टारबक्स में भी डील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल टाटा का प्रोडक्ट लेते हैं, टाटा कंपनी, टाटा स्टारबक्स में भी डील कर रहा है, उसका नमक भी आता है, उसके गाड़ी भी बनते हैं, उसके स्टील भी बनते हैं, तो बहुत सारी चीजों में टाटा इंडल्ज है। ठीक है। तो टाटा में अगर कोई एक बिजनेस आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा, लॉस भी हो रहा है, तो उस पर कोई मतलब लॉस वाली बात नहीं, क्योंकि उसकी बहुत सारी और भी बिजनेसेस है
जो उसे अच्छा प्रॉफिट दे रही है। तो अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी अगर हो रही है, कोई लॉस में जा रही है, तो इंस्टेड ऑफ उसे बंद करने से पहले हम उसमें उसमें वो करेंगे कि टाटा कंपनीज उसमें अपना फंड्स लगा सकती है कि इसे देखते हैं कि ये ग्रो कर रहा है कि नहीं, और अगर ये नहीं कर रहा तो फिर उसे बंद करते हैं। ठीक है। तो ये आप मैंने टाटा का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे आप टाटा लिख सकते हो, इससे आपको याद रहेगा। बेस्ड ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप टू एक्जिस्टिंग बिजनेस, डाइवर्सिफिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज: कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आप आगे दिए हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। और एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन के बारे में। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन मतलब it takes place when the products are related. In diversification, the new business that is diversified into is linked to the existing business through process of technology and marketing. एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है सीए एज वेल एज सीएमए। तो मैं जो सीए को पढ़ा, सीए का अगर सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ, तो मैं सीएमए का भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि एसएम तो मोस्टली सेम ही है, मतलब थोड़े बहुत ही कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन ऐसे सेम है। तो इसलिए ये रिलेटेड बिजनेस हो गया। एजुकेशन एक हो गया आपका बिजनेस, और ये हो गया एज अ एजुकेशन को अगर आप बिजनेस कंसिडर कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल, तो एजुकेशन हो गया आपका बिजनेस, और सीए सीएमए सीएस तो मैं तीनों पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहेंगे और वो इजी भी रहेगा। तो ये हो गया आपका रिलेटेड बिजनेस में आप डील कर रहे हो। ठीक है। जैसे कि अगर ये सीए से आपका एजुकेशन तो है, लेकिन आपका सीए से होके आपका एजुकेशन तो है, लेकिन अगर मैं एजुकेशन के साथ आपका अगर कुकिंग में चल जाऊं तो इट्स अनरिलेटेड। ठीक है। एजुकेशन कुकिंग कहाँ सिमिलर हो गया। ठीक है। उसमें भी आपके दो चीज आते हैं। co-centric diversification is generally understood in two directions: vertically integrated diversification और forward और backward integration, सॉरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है। तो वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। एंड वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन फर्म्स ऑफ टू engage in the business that are related to the existing business of the firm. The firm remains vertically within the same process sequence and moves forward or backward in the change and entry specific products or steps with the intention of making them into the new business of the firm. Same products में related रहते हैं और एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। They're moving vertically, वो vertically backward जाएंगे या vertically forward आएंगे। ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि पहले लिखा हुआ था यहाँ पे। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन फॉर्म्स ऑफ टू एंगेज इन बिजनेस दैट आर वर्टिकली रिलेटेड टू द existing business of the firm. Backward integration concerned with creation of effective supply by entering the business of input providers. Company will purchase or build a business that will increase its own supply capability or lessen its product cost of production. For example, a large supermarket chain considers to purchase a number of firms that would provide it a significant amount of fresh products. जैसे कि आप रिलायंस फ्रेश वगैरह जाते हो, बिग बाजार वगैरह जाते हो, तो वहां पे इतने फ्रेश फ्रूट्स वगैरह कैसे मिल जाता है? क्योंकि वो लोग खुद के फार्म वगैरह लगा के रखते हैं, या फिर फार्म्स को खरीद लेते हैं, जहां से वो अपना प्रोडक्ट जो है वो सुपरमार्केट्स में बेचते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रोसरी शॉप जैसे बिग बाजार हो गया, फिर जाके आपका रिलायंस हो गया, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। Horizontal integrated diversification. A firm gets horizontal diversified by integrating through acquisition of one or more similar business operating at the same stage of production marketing chain. जैसे कि इसमें क्या हो गया, सिमिलर आपका, तो आप सेम प्रोडक्ट में ये कर रहे हो, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में आप मार्केटिंग में डील कर रहे हो, और आपका जो बिजनेस है वो सिमिलर बिजनेस से कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है। तो आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। अब आते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। को सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन हो गया आपका रिलेटेड बिजनेस, और को कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन हो गया आपका अनरिलेटेड बिजनेस, जिसमें कि आपके प्रोडक्ट है वो अनरिलेटेड है। मतलब कि कोई कंपनी अगर आटा बना रही है, तो सडनली अगर सिगरेट में काम कर रही है, सिगरेट भी बनाने लग जाए, तो इट्स टोटली डिफरेंट। कहाँ आप ग्रोसरी का प्रोडक्ट बना रहे हो और उसके बाद आप स्मोकिंग में चल गए। ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा। जैसे कि टाटा को आप देख सकते हैं, टाटा वेस्ट साइड में भी डील करता है और स्टारबक्स में भी डील करता है। स्टारबक्स हो गया आपका कॉफी ब्रांड, और वेस्ट साइड हो गया आपका क्लोथिंग ब्रांड। तो ये दोनों चीजें आपकी सिमिलर अनरिलेटेड बिजनेस है, किसी का कुछ ये क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी है नहीं। तो ठीक है। तो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन आप एग्जांपल नोट कर सकते हो। No linkages related to product market or technology exists. The new business product, existing business products in every way. There is no connection between the new products and the existing ones. No connection new products से भी नहीं है। सिगरेट का आटा से क्या कनेक्शन, और स्टारबक्स का वेबसाइट से क्या कनेक्शन। ठीक है। इसे आप गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन।
Innovation drives upgradation of existing product lines process leading to increased market share, revenues, profitability and most important customer satisfaction. इनोवेशन तो खुद वर्ड बाई इटसेल्फ बताता है कि वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जो हमारे करंट सिनारियो में है उसे कैसे सॉल्व करना है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज करके, इनोवेटिव मार्केट ट्रेंड्स का यूज करके, जो हो गया आपका इनोवेशन. ठीक है. Argue that innovation leads to unnecessary expenses that do not give us as much returns, but on the contrary, for a business to grow long term, innovation offers the following. बहुत लोग कंप्लेन करते हैं जो ट्रेडिशनल माइंडसेट्स के होते हैं या ट्रेडिशनली बिजनेस को ग्रो करते हुए आए हैं, उन्हें इनोवेशन कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ खर्चा है और जितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं वो इनिशियल स्टेजेस में हमें नहीं मिलता है. बट अगर आपका जो मॉडर्न टेक्निक्स को फॉलो करता है तो वो इनोवेशन से क्या क्या उसके रिटर्न्स मिलते हैं, इनोवेशन क्या क्या ऑफर करता है, वो आगे दिया हुआ उसे पढ़ते हैं. हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि बहुत सारे सिनेरियो आपके रहते हैं अवेलेबल मार्केट में, उसे कैसे डील करना है, कैसे उसका क्विक सिचुएशन निकालना है, कैसे किस टेक्नोलॉजी को यूज करना है, कैसे मार्केट को रिप्रेजेंट करना है और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ईजी वे में सॉल्व करना है. ये आपका इनोवेशन का पहला पॉइंट हो गया. दूसरा हो गया इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. इनोवेशन लीड्स टू सिंप्लीफिकेशन एंड इन मोस्ट केसेस ऑटोमेशन ऑफ एक्जिस्टिंग टास्क. प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ फाइनल आउटपुट फ्रॉम अ टास्क और अ प्रोसेस एंड कंपनीज आर विलिंग टू स्पेंड मिलियंस ऑन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है. ठीक है. उसके बाद जैसे कि आप एआई हो गया, फिर गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. An interesting concept about innovation is the faster a business innovates, the farther it goes from its competitor reach. Innovative products need less marketing as they aim to provide added satisfaction to consumers, thus creating a competitive advantage. Competitive advantage में आपका बेस्ट एग्जांपल हो गया आईफोन. जैसे आईफोन 16 डाउन पे आएगा, आईफोन जब वो मेच्योरिटी पे रहेगा तभी आईफोन 17 को लॉन्च कर देंगे. मतलब कि उन्हें लॉस भी नहीं बियर करना पड़ता और वो इनोवेट करते रहते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते रहते हैं. इसलिए तो आईफोन का इतना क्रेज रहता है मार्केट में और उसके टक्कर का भी कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, क्योंकि आईफोन लग्जरी प्रोडक्ट देता है और उसे कंज्यूम करने के लिए भी लोग पागल रहते हैं कि मतलब नहीं ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाए, लॉन्च डे पे मिल जाए. आप जैसे देखते होंगे कि बहुत आईफोन यूजर्स जो होते हैं वो लॉन्च डे पे ही एकदम क्रेजी हुए रहते हैं कि बस जैसे शॉप खुले आई टेक द फोन. ठीक है. तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया आईफोन. एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज. When the organizations, instead of growing internally, thinks of diversifying by marketing alliances with external organizations, it is called external growth diversification. Can be classified into two ways. एक्सटर्नल हो गया मतलब आप बाहर तरीके से बाहर में ग्रो कर रहे हो जो सबको दिख भी रहा है एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस को. तो इसका पहला हो गया आपका मर्जर और एक्विजिशन. मर्जर और एक्विजिशन वर्ड से ही बता रहा है कि आप एग्जिस्टिंग कॉन्सर्न में मतलब मर्ज कर रहे हो अपने आप को कोई और कंपनी के साथ. Merger with an existing concern is the instant means of achieving the expansion. Organizations consider merger and acquisition proposals in a systematic manner so that the marriage will be mutually beneficial, a happy and lasting affair. तो इसको यहाँ पे एग्जाम्पल शादी से दिया हुआ है ताकि मर्जर और एक्विजिशन जो होता है वो दोनों के कंसेंट से हो और दोनों हैप्पीली शादी करे. एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में. और जो कि शादी जो हो अच्छे से हो और वो लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब लंबे समय तक चले, टूटे ना. ठीक है. Apart from the urge to grow, acquisition and mergers are restored for purposes of achieving a measure of synergy between the parent and the acquired enterprises. Synergy may result from such bases as physical facilities, technical managerial skills, distribution channels, general administration, research and development and so on. बहुत सारी चीजें लगती है, आपका R&D लगता है, फिर आपका जाके फिजिकल फैसिलिटीज लगती है, टेक्नोलॉजी लगती है, स्किल्स लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं. Merger is a process when two or more companies come together to expand their business operations. दो कंपनी जब एक साथ काम करते आती है तो उसे हम merger कहते हैं. In such a case, the deals get finalized on friendly terms and both the organizations share profits in a newly created entity. In a merger, two organizations combine to increase their strength and financial gains along with breaking of the trade barriers. जो भी बैरियर्स रहते हैं वो दोनों मिलके, जैसे कि आप सिनेमास पे देख लो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद इन लोगों को बहुत ही बेकार डाउनफॉल हुआ है. ज्यादा लोग चाहते नहीं है मूवीज देखना, वो घर पे प्रेफर करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ही यूज करके, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया आपका. ठीक है. और वो ऐसी जियो सिनेमा हो गया, हॉटस्टार हो गया, तो ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है. तो उसमें पीवीआर ने मर्ज करा, आई डोंट नो द नेम किसके साथ मर्ज करा है, तो उन्होंने मर्ज करा और वो कॉम्पिटिटर बने. तो इसके वजह से सिनेपोलिस हो गया और भी जो मूवी थिएटर्स है उन लोगों की बैंड बजा दी, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलके जितने भी सिनेमाज जो आपके अवेलेबल हैं उन दोनों को बंद करने के लिए पूरा हवा टाइट कर दी. ठीक है.
तो ये आपका हो गया मर्जर का एग्जांपल। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल्स इट्स बिजनेस ऑपरेशन, इट इज नोन एज एक्विजिशन। मतलब कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लेता है, उसके कंट्रोल्स को टेक ओवर कर लेता है, उसके कंट्रोल में अगर कोई बिजनेस आ जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन ऑफन हैपेंस ड्यूरिंग रिसेशन इन इकोनॉमी और ड्यूरिंग डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रॉन्गर वन ओवरपावर्स द वीकर वन। एक्विजिशन में वही समझ लो जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक को ओवर पावर कर लेगा। ठीक है, और ये तभी होता है जब रिसेशन होता है मोस्टली, या आपका प्रोडक्ट चल नहीं रहा है मार्केट में, तो आप चाहेंगे कि लॉस बियर करने से अच्छा है हम इसे बंद कर दे, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एक्विजिशन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी मर्जर और एक्विजिशन का डिफरेंस बताने में। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं आपको अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड आई थिंक आई डिजर्व सम अप्रिसिएशन फ्रॉम यू गाइज। और आपको किस चीज पे आपको अलग नेक्स्ट वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइप्स ऑफ मर्जर्स आपके हो गए हॉरिजॉन्टल मर्जर हो गया, वर्टिकल हो गया, को जेनरिक हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, को जेनरिक, को कॉन्ग्लोमेरेट ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तभी मैं एक बार आपको रीड करके एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो आपको मार्क करने चाहिए जिससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। ठीक है, horizontal merger is a combination of firms engaged in the same industry. It is a merger with a direct competitor. I hope मैंने आपको पहले ही बताया था that it's a सेम इंडस्ट्री में आप compete करते हो और डायरेक्ट कॉम्पिटिटर से compete करते हो। वर्टिकल में आपको हो गया if an organization takes over the supply produces of raw material then it leads to backward integration। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जैसे कि मैंने आपको क्या बोलते हैं रिलायंस का एग्जांपल दिया था, बिग बाजार का एग्जांपल दिया था कि जहाँ पे आपको फ्रेश प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल्स जहाँ से मिलते हैं वो फार्म से टाई अप कर लेते हैं या फार्म्स को खरीद लेते हैं। जो उनके लिए जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और वो फिर अपने मार्ट में आके उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कस्टमर्स उसे खरीदते हैं। तो ये हो गया आपका वर्टिकल मर्जर। को जेनरिक मर्जर आपका क्या है, लेट्स हैव अ लुक। को जेनरिक मर्जर, टू और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर एसोसिएटेड इन सेम वे और द अदर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। जैसे कि आपको जोमेटो और ब्लिंकिट, वेरी कॉमनली जोमेटो आपका फूड्स बेचता है बट ब्लिंकिट आपका ग्रोसरी बेचता है। तो जरूरी नहीं है कि आप सेम चीज बेचो, बट ये जरूरी है कि आप जो सर्विसेज रेंडर करो वो सेम होना चाहिए। जैसे जोमेटो भी एक सर्विसेज रेंडर कर रहा है, सर्विसेज रेंडर कंपनी, एंड ब्लिंकिट इज ऑल्सो सर्विस रेंडर कंपनी। ब्लिंकिट आपको ग्रोसरी में डील कर रहा है, जोमेटो आपका फूड्स में डील कर रहा है। तो अभी आप देखोगे कि जब भी आप जोमेटो से आप कुछ मंगाते हो तो ब्लिंकिट का भी ऑप्शन अवेलेबल कर दिया है। तो ये दोनों ने टाई अप किया है। तो इसमें आप को जेनरिक को आप जोमेटो और ब्लिंकिट के एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड टू कॉन्ग्लोमरेट टाइप मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। कॉन्ग्लोमरेट जैसे मैंने पहले बताया कि आपका स्टारबक्स और आपका वेबसाइट को ले लो, टाटा, कहाँ वो क्लोथिंग में डील कर रहा था, कहाँ वो कॉफी में डील कर रहा है। तो दीज टू आर अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो मतलब कंपनी तो सेम है बट दे आर डीलिंग विद अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स टू गेन अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक। स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेस दैट enables each to achieve certain strategic objectives which neither would be able to achieve on its own। स्ट्रेटेजिक अलायंस एक रिलेशनशिप हो गया दो बिजनेस के बीच में जो कि असर्टेन करता है सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो कि एक दूसरे के बिना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, strategic alliance are often formed in the global marketplace between business that are based in different regions of the world। strategic alliance अधिकतर वहां पाया जाता है जो बिजनेस ग्लोबली डील करते हैं। ठीक है, उनके लिए strategic alliance जो होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, यू कैन से दैट। एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, ऑर्गेनाइजेशनल होता है, इकोनॉमिक होता है, स्ट्रेटेजिक होता है, पॉलिटिकल होता है। तो इसका एक्रोनियम में आप एक्रोनियम के बेसिस पे आप इसे पोस्ट की तरह याद कर सकते हैं। P4 हो गया आपका पॉलिटिकल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, S फॉर स्ट्रेटेजिक एंड E फॉर इकोनॉमिक। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू ऑर्गेनाइजेशनल। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में ऑल्सो हेल्प टू एनहांस प्रोडक्ट कैपेसिटी, प्रोवाइड अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एक्सटेंड सप्लाई चेन। Strategic partners may provide a good or service that complements thereby creating a synergy। Having a strategic partner who is well known and respected also helps in legitimacy and credibility to a new venture। स्ट्रेटेजिक अलायंस जो होता है वो नेसेसरी स्किल्स को लर्न करने के लिए ये करता है, कैपेबिलिटीज पे अपना ऑब्टेन करता है।
प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है, कैपेबिलिटी को इन्हांस करता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक्सटेंड करता है, सप्लाई चेन को एक्सटेंड करता है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल। इकोनॉमिक, देयर कैन बी रिडक्शन इन कॉस्ट एंड रिस्क बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस द मेंबर्स ऑफ द अलायंस। अगर आप एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों को बेच दे रहे हो, प्रोडक्ट बनाने में तो कॉस्ट जो लगा, लेकिन वो जितना प्रोडक्ट जाएगा उतना ही कॉस्ट आपका मिनिमाइज होते जाएगा। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक। स्ट्रैटेजी, राइवल्स कैन जॉइन टुगेदर टू कॉपरेट इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद ईच अदर। राइवल्स जो होते हैं, जो कॉम्पिटिटर, जैसे मैंने आपको मूवी थिएटर्स का एग्जांपल दिया कि मूवी थिएटर्स में भी पीवीआर और दूसरे वाले थिएटर ने कोलैब कर लिया और सबकी बैंड बजा दी, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर द वेरी बिग कॉम्पिटिटर नाउ डेज। ठीक है, लोग घर पे मूवी देखना पसंद करेंगे रादर देन गोइंग आउटसाइड एंड entertaining themselves. ठीक है, strategic हो गया। political, sometimes strategic alliance are formed with a local foreign business to gain entry in a foreign market either because of local prejudices or legal barriers or entry. strategic alliance हो गया आपका local foreign businesses हो गया, जिससे गेन एंट्री आप गेन कर सकते हो फॉरेन मार्केट में घुसने के लिए। पॉलिटिकल एडवांटेजेस भी आपको चाहिए होता है बिजनेस के लिए, वो भी जरूरी है इक्वली, बट ज्यादा जरूरी नहीं है। बट हाँ, जब आप पॉलिटिकल कोई चीज में डील करो जिसमें आपको लाइसेंस चाहिए या फॉरेन जाना है, आपको पासपोर्ट वगैरह है, ग्लोबली आपको एक्सपैंड करना है, तो यह पॉलिटिकल थिंग्स आर ऑल्सो मैंडेटरी। एडवांटेजेस है तो हर चीज के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। So let's have a look at the disadvantages as well. Strategic alliance do come with some disadvantages and risks. Strategic alliance may also create potential competition when an ally becomes an opponent in future. ठीक है, strategic alliance requires sharing of resources and profits and also sharing knowledge and skills that otherwise organization may not like to share. Strategic alliances मतलब आप जैसे मैंने बताया कि मर्जर होता है, तो उसमें आप जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैं अकेला अगर पढ़ रही हूँ, तो मैं अकेले, जैसे अपना एग्जांपल लीजिए, मैं अकेले पढ़ रही, तो मैंने जैसे आपको जो भी एग्जांपल्स बताया, जो सारी चीजें बताई, तो मैंने आपको शेयर करा, तो उसमें आप एग्जाम में लिखोगे तो यू आर ऑल्सो, आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई आइडिया, जिससे आप अच्छा परफॉर्म करो अपने एग्जाम में। तो ये हो गया स्ट्रैटेजिक अलायंस, क्योंकि मैंने अपनी नॉलेज शेयर की, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने अपना जो भी इन्वेस्टमेंट जो मैंने इन्वेस्ट किया था, वो जैसे कि मैंने मेहनत की सारी चीजों में, तो मैं आपको ये चीज फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो चीज हो गया स्ट्रैटेजिक अलायंस। डोंट टेक इट अदरवाइज। मैंने एज एग्जाम्पल आपको सिंप्लीफाइड टर्म्स में एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज को यूज करा। शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल्स कैन बी problematic it if they involve trade secrets. Agreements can be executed to protect trade secrets, but they are only as good as the willingness of parties to abide by the agreements or the court's willingness to enforce them. Strategic alliance may also create potential competition with them when an ally becomes an opponent in future when it decides to separate out. और वैसी अगर दोस्त, सपोज अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है और आप दोनों बेस्ट फ्रेंड और आप दोनों मिलकर एक कंपनी को बिजनेस खड़ा कर रहे हो, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फूड कार्ट। तो बेस्ट फ्रेंड्स मिलके एक फूड कार्ट को रन कर रहे हैं, ठीक है, बट वो फूड कार्ट अच्छा चलने लगा और उसके बाद एक सेल्फिशनेस आ गया कि मैं अकेले क्यों ना सारा प्रॉफिट्स लूं, तो उसने सारी चीजें सीखी, उसके बाद उसने भी सेम कार्ड खोल दिया। तो अगर दोस्त दुश्मन बनेगा तो वो तो बहुत अच्छा ही बनेगा ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आई होप आपने स्ट्रैटेजिक अलायंस को भी अच्छे से समझा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जब सच्चा दोस्त दुश्मन बनता है, तो ये चीज से आप रिलेट कर पाओगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितने लॉजिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लोगे, वो उतना अच्छा आपके माइंड में बैठेगा और उतने अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम में स्कोर कर पाओगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, exits. Strategic exits are followed when an organization substantially reduces the scope of its activity. This is done through an attempt to find out the problem areas and diagnose the causes of the problem. स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स मतलब कि आप अपना बिजनेस से हटना चाह रहे हो, मतलब उस बिजनेस को आप कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हो, तो उसका भी क्या क्या रीजन है देखिए। दिस इज डन थ्रू एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। पहले आप प्रॉब्लम फाइंड करते हो कि क्या प्रॉब्लम है आपके बिजनेस में, डायग्नोज करते हो कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम का कॉज है। नेक्स्ट स्टेप आर टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। दीज स्टेप्स रिजल्ट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है बंद करना। इफ द ऑर्गेनाइजेशन चूजेस टू फोकस ऑन वेज एंड मीन्स टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, इट अडॉप्ट्स अ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। If it cuts off the loss-making units, divisions, or SBUs, curtails its product line, or reduces the functions performed, it adopts a divestment strategy. If none of these actions work, then it may choose to abandon the activities totally, resulting in a liquidation strategy. We deal with each of these strategies given below. अब टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी क्या होता है, फिर जाके आपका रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है, इस सब के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी अच्छे से दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ।
Retrenchment may be done either internally or externally. For internal retrenchment to take place, emphasis is laid on improving internal efficiency known as turnaround strategy. There are certain conditions or indicators which point out that a turnaround strategy, if the company has to survive the danger signals, are जैसे कि आप देख सकते हो कि टर्नअराउंड स्ट्रेटेजीज क्यों क्यों किया जाता है. परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो से टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में आप देख सकते हो किस किस रीजन से हम लोग जो बिजनेस है वो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं. परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस मतलब कि आपको रेगुलर बेसिस पे ही कैश फ्लो जो है वो आपका नेगेटिव हो रहा है. अनकॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, आपका प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटेटिव है ही नहीं, अनकॉम्पिटेटिव है. डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, आपका मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है. डिटोरिएशन इन फिजिकल एक्टिविटी, सब चीज फिजिकल एक्टिविटीज भी डिटोरिएट हो रहा है. ओवर स्टाफिंग, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज एंड लो मॉरल मिसमैनेजमेंट, मैनेजमेंट में दिक्कत है, या फिर आपका ओवर स्टाफिंग मतलब जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा आपने ओवर स्टाफ रखा है. तो ये सारी चीजें की वजह से टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी आपको फेस करना पड़ सकता है. अब एक्शन प्लान क्या है? फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी टू बी सक्सेसफुल, इट इज imperative to focus on the short and long term financing needs as well as on strategic issues. तो पहला क्या क्या स्ट्रेटेजीज है? स्टेज और असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स. पहले करंट प्रॉब्लम्स को जानो कि करंट में प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. जैसे कि दिया हुआ, एंड गेट the first step is to assess current problems to get the root cause and the extent of damage the problem has caused. Once the problem are identified, the resources should be focused towards those areas essential to effectively work on correcting and repairing any immediate issues. Stage 2, analyze the situation and develop a strategic plan. उस situation को analyze करो और एक strategic plan को develop करो. Before you make any major changes, determine the chances of the business survival. पहले बिफोर मतलब पहले चेंजेस को तुरंत अडाप्ट नहीं करना है, पहले आपको चेंजेस करने से पहले एनालाइज करना है कि वो चेंजेस करने के बाद आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा. आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज एंड डेवलप अ प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान. उसके बेसिस पे फिर आपको एक्शन प्लान लेना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेटजीज बना लिए, चेंजेस भी कर दिए, लेकिन आपका तब भी बिजनेस फेल हो गया, सर्वाइव ही नहीं किया, तो फिर उस स्ट्रेटजी का कोई मतलब नहीं बनता. Strategy 3, implementing an emergency action plan. If the organization is in a critical stage, then appropriate action plan must be developed to stop the bleeding and enable the organization to survive. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एकदम सर्वाइव करने के पोजीशन पे नहीं है, तो पहले उसको सर्वाइव कराने के लिए जो इमीडिएट इंस्टेंट जो आप दे सकते हो उस बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, वो चीज करो. अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए वो प्लान को स्ट्रेटेजाइज करो. ठीक है. The plan typically includes HR, finance, marketing, operations, restructured debts, improving working capital, reduce costs, improve budgeting practices, print product lines, and accelerate high potential products. ठीक है, मतलब कि आपको जो वर्किंग कैपिटल में अगर कुछ दिक्कत है तो उससे करो, कॉस्ट को रिड्यूस करो, अपना बजट को इम्प्रूव करो, ये सारी चीजें करो. स्टेप 4, रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस. द फाइनल स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर बिजनेस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. फोर्थ स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप रीस्ट्रक्चर रीडिफाइन कर रहे हो अपने बिजनेस को. ठीक है, the core business is irreparably damaged and the outlook of the entire organization may be bleak. Prepare cash forecasts, analyze assets and debts, review profit, and analyze other key financial functions to position the organization for rapid improvement. Product mix can be changed. ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए. स्टेज 5 हो गया रिटर्निंग टू नॉर्मल. इन द फाइनल स्टेज ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, द ऑर्गेनाइजेशन शुड बिगिन टू शो साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एनहांसिंग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. अपने सारे स्ट्रेटजीज वगैरह कर दी, सारी चीजों को आपने री स्ट्रेटेजाइज करा, सारी चीजें आपने डेवलप की, जो जो चेंजेस चाहिए थे वो सब चेंजेस करने के बाद उसके बाद रिटर्न बैक नॉर्मल पे आना. तो ये हो गया आपका स्टेज 5. ठीक है. इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी आर एज फॉलोज. यानी कि आपका थ्रेट्स आपको क्या क्या मिल सकता है. ठीक है, थ्रेट्स यानी धमकी देना. तो चेंज इन द टॉप मैनेजमेंट. अगर टॉप मैनेजमेंट आपका पहले बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा इंडल्ज रहता था, तो अगर वो टॉप मैनेजमेंट चेंज हो गया तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो सकता है. ठीक है. एक्शंस इन इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन. अगर वो इंस्टेंट एक्शन नहीं ले रहे कोई इमरजेंसी सिचुएशन पे भी, तो भी दिक्कत हो सकता है. क्विक कॉस्ट प्रोडक्शन क्विक नहीं हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है, असेट का लिक्विडेशन हो रहा है, बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन है. तो ये सारे आपके थ्रेट्स हो गए, इसमें से कोई भी आप पास अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपका एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट हो गया.
ठीक है. Divestment strategy involves the sale or liquidation of a portion of business or a major division, profit center or SBO. Divestment is usually a part of rehabilitation or restructuring plan and is adopted when a turnaround has been attempted but has proved to be unsuccessful. डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी को हम लोग तब अप्रूव करते हैं जब जो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, अनसक्सेसफुल होता है. ठीक है, तो ऑप्शन ऑफ टर्न अराउंड में इवन बी इग्नोर्ड इफ इट इज ऑब्वियस दैट डाइवर्समेंट इज द ओनली आंसर. ठीक है, डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी में भी बहुत सारे रीजंस है. अ बिजनेस दैट हैड बीन एक्वायर्ड प्रूव्स एज टू बी अ मिसमैच एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद इन द कंपनी. पर्सिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, जैसे कि आपका टर्न अराउंड में भी था. सेवेरिटी ऑफ कंपटीशन एंड द इनएबिलिटी ऑफ अ फर्म टू cope with it may cost it to divest. It is not possible for the business to do technological application के लिए पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा. बेटर अल्टरनेटिव में बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कॉजिंग अ फर्म टू डाइवर्स एज इट इज एन अनप्रॉफिटेबल बिजनेस. तो डाइवर्स किया जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डाइवर्समेंट बिजनेस का? द स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स डाइवर्समेंट ऑफ सम of the activities in the given business of the firm to sell out or of some of the business as such. Divestment is to be viewed as an integral part of a corporate strategy without any stigma attached. मेजर रीजन क्या क्या हो गया रिट्रेसमेंट का, डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का, टर्न अराउंड को काट के डाइवेस्टमेंट कर देना. मैनेजमेंट हैज नो लॉन्गर विशेस टू रिमेन इन बिजनेस, क्योंकि वो लोग को लॉस मिल रहा है. ठीक है, उसके मैनेजमेंट फील्स दैट बिजनेस कुड be made viable by diversifying some of the activities or liquidation of unprofitable gains. मतलब अगर हम किसी भी बिजनेस को किसी और कंपनी को दे दे तो क्या पता है चल जाए, बट हम इतने अब कैपेबल नहीं कि वो इस बिजनेस में हम लॉस को बियर कर सके. तो ये भी रीजन हो सकता है डाइवेस्टमेंट का. बिजनेस दैट हैव बीन एक्वायर्ड प्रूव्स टू बी मिसमैच एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद द कंपनी. कैश फ्लो नेगेटिव, परसिस्टेंट कैश फ्लो, कैश बर्न हो रहा है. ठीक है, सेवरिटी ऑफ competition on the inability, better alternative may be available for investment, causing a firm to divest a part of its unprofitable business. ठीक है, सेम पॉइंट्स ही आपके मोस्टली है जो टर्न अराउंड में थे. Is turnaround strategy only relevant to loss-making business? Question. Interestingly, turnaround strategy is relevant when a company is experiencing a period of poor performance. Poor performance does not always mean losses. It may also mean lower than expected growth, no future clarity, or even lesser than target profits. क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यह टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी खाली लॉस मेकिंग कंपनीज ही अडेप्ट करती है, तो नहीं. पहले तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी सिर्फ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का जो डेफिनेशन है वो गलत है कि टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनीज ही कंसिडर करते नहीं. टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी इसलिए भी लोग बिजनेस कंसिडर करते हैं क्योंकि अगर वो पुअर परफॉर्म कर रहा है या जितना उसको प्रॉफिट्स जनरेट करना चाहिए था साल में वो उतना नहीं कर पा रहा है, या फिर क्लैरिटी नहीं है कि इसके आगे बिजनेस कैसे ग्रो करेगा. ये सब रीजंस भी होते हैं जिस वजह से बिजनेस टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को अडेप्ट करता है. ठीक है, next moving forward to the further topic is strategic options. Strategic options need to be carved out of from existing products and innovation that are happening in the industry. There are a set of models that help strategics in taking strategic decisions with regard to individual products or business. They may also be used in less diversified firms if they consist of main business and other minor complementary interests. The main advantage in adopting a portfolio approach in a multi-product, multi-business firm is that resources could be channelized at the corporate level or those business that possesses the greatest potential. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही बताया था कि स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस में हमें बहुत सारे मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो वही सारे मैट्रिसेस के बारे में दिया हुआ है, उसके से पढ़ते हैं. उसके उसी से आपको स्ट्रैटेजिक ऑप्शन वर्ड सेल्फ बताता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपको किस मैट्रिक्स को परस्यू करना है, कौन सा मैट्रिक्स आपके बिजनेस के प्रिंसिपल्स को सही राइट अप्रोच देगा, ये सारी चीजें के बारे में स्ट्रैटेजिक ऑप्शन बता रहा है. तो मूविंग फॉरवर्ड टू आंसर product market growth matrix. Answer product market growth matrix is also is powered by Igor Ansoff. Is useful tool that helps business decide their product and market growth strategy. ये help करता है decide करने में product का market और growth का strategy. तो मैंने मार्क नहीं करा था तो मैं अभी इसे मार्क कर लेती हूँ. With the use of this matrix, the business get a fair idea about how its growth depends upon its markets in a new or existing products. इन बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. ये मैट्रिक्स को यूज करके हमें पता फेयर आइडिया मिलता है कि आपका बिजनेस कैसा ग्रोथ आपका हो रहा है न्यू प्रोडक्ट्स में और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में, या फिर दोनों ही प्रोडक्ट्स में, वेदर इट इज न्यू और इट इज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. कंपनी शुड ऑलवेज बी लुकिंग टू द फ्यूचर. ऑब्वियसली वन यूजफुल
device for identifying growth opportunities for the future is the product market expansion grid. The product market growth matrix is a portfolio planning tool for identifying growth opportunities for the company. तो ये एक टूल है जिससे आपको याद करना चाहिए. एडीएल मैट्रिक्स अगर आपका आता है, सॉरी एंसॉफ मैट्रिक्स अगर आपका आता है, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको करना चाहिए. इससे एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इन्विजिलेटर पे. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट. एग्जिस्टिंग आपका हो गया मार्केट पेनिट्रेशन, जिसमें आपको मैंने टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया था. मार्केट डेवलपमेंट, जिसमें मैंने एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दिया था, जिसमें आपको प्रोडक्ट सिमिलर है बट आपको कस्टमर्स गेन करने हैं. प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैंने आपको कोको कोला डाइट कोक का एग्जांपल दिया था, और डाइवर्सिफिकेशन में आपका कोको कोला और कैंपा कोला. जैसे कोको कोला और कैंपा कोला सेम ही प्रोडक्ट है, लेकिन वही है कि डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. जैसे मुकेश अंबानी अभी कोको कोला 10 रुपए, सॉरी कैंपा कोला 10 रुपए में बिक रहा है और कोको कोला 20 रुपए में बिक रहा है, तो इट्स अ बिग कॉम्पिटिटर. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे फिर से दिया हुआ. मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन. तो मैं इसे स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया. तो प्लीज हैव अ लुक अगर आपको फिर से पढ़ना है तो. ADL matrix. The ADL matrix derived its name from Arthur D. Little. ठीक है, इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक दैट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ये जो एडीएल मैट्रिक्स है किस पे बेस्ड है? पीएलसी पे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे बेस्ड है. दिस अप्रोच फॉर्म्स अ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी एंड द फॉर्म्स competitive position, environmental assessment, business trend assessment, stages of position, industry maturity is an environment measure that represents a position in industry life cycle. Competitive position is a measure of business strength that helps in categorization of products or SBU into one of the 5 competitive positions. पीएलसी पर डेवलप डिपेंड करता है. ठीक है, और उसके बाद क्या है, कॉम्पिटेटिव पोजीशन जो होता है वो 5 कॉम्पिटेटिव पोजीशन आपको: डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक. तो ये आपका है इम्पोर्टेंट. अगर आपको एडीएल मैट्रिक्स आता है तो इसे आपको याद करना कंफ्यूजिंग, बट अगर आप इसे याद करते हो और इसे प्रेजेंट कर देते हो तो आपके नंबर अच्छे आने के बहुत अच्छे चांसेस है इसमें. तो ये आपका हो गया डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक. ठीक है, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, मैच्योर, एजिंग. डोमिनेंट में आपका फर्स्ट रो हो गया बिल्ड बैरियर्स हो गया, एक्ट ऑफेंसिवली हो गया. ग्रोथ में आपका फास्ट रो हो गया, अटेंड कॉस्ट लीडरशिप हो गया, रिन्यू हो गया, डिफेंड हो गया. मैच्योर में डिफरेंट पोजीशन हो गया, अटेंड कॉस्ट लीडरशिप हो गया, रिन्यू, फास्ट. और एजिंग में डिफरेंट पोजीशन, रिन्यू, फोकस, कंसिडर. स्ट्रॉन्ग में आपका डिफरेंशिएट करना, फास्ट ग्रो करना, इसमें डिफरेंशिएट करना है, लो कॉस्ट भी रखना है, स्मॉल फर्म्स को अटैक करना है. मैच्योर में लोअर कॉस्ट है, फोकस आपका एक है डिफरेंशिएट करना, ग्रो इंडस्ट्री के साथ ग्रो करना, नीश मार्केटिंग को फोकस करना. नीश मार्केटिंग वो मार्केटिंग हो गया, जैसे इसका एग्जांपल नीश में आप रोल्स रॉयस ले सकते हो, जो प्रीमियम कस्टमर्स ही टारगेट करता है. ठीक है, फेवरेबल में क्या आपका डिफरेंशिएटेड है, फोकस है, फास्ट ग्रो है. फिर आपका ग्रोथ में हो गया फोकस, डिफरेंशिएट, डिफरेंट. फिर आपका मैच्योर में हो गया फोकस, डिफरेंशिएट, हार्वेस्ट, फाइंड नीच, hold niche, turn around, grow industry, hit smaller, harvest, turn around. Tenable में grow with industry, focus, hold niche, turn around, focus, grow with industry, withdraw, turn around, hold niche, retrench, divest, retrench. Weak में find niche, catch up, grow with industry, turn around, retrench, niche और withdraw, divest, withdraw. तो ये तो मैंने ऐसे ही याद करा था. इसे एक बार इन शॉर्ट, कभी कभी कोई चीज को रटना पड़ता है, तो मैं आपको बोलूंगी कि इसे आप हर दिन गो थ्रू करें. अभी जब तक आपका एग्जाम आने, आपके एग्जाम्स तक, तो हर दिन आप अगर इसे रिवाइज करोगे और हर दिन अगर आप एक पेपर पे इसे नोट डाउन करोगे खुद से बिना देखे, तो आपकी एक आदत हो जाएगी और आपके लिए इजी हो जाएगा इसे मेमोराइज करके रखना. ठीक है, डोमिनेंट क्या हो गया आपका? कंपैरेटिव रेयर पोजीशन एंड इन मनी केसेस इट्स competitive rare position, and in many cases it's attributable either to a monopoly or a strong and predictable technological literacy. मोनोपोली की तरफ ये जाता है. स्ट्रांग हो गया आपका फर्म हैज अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवर इट्स चॉइस ऑफ स्ट्रेटजीज एंड ऑफन एबल टू एक्ट विदाउट इट्स मार्केट पोजीशन बीइंग अनटिल थ्रेटेड बाय इट्स कॉम्पिटिटर्स. मतलब इसमें आप फ्रीडम आपको मिलता है कि आपको कौन सा चॉइस ऑफ प्रोडक्ट में डील करना है. इसमें आपको थ्रेट्स नहीं मिलते कॉम्पिटिटर से. फेवरेबल हो गया आपका when the industry is fragmented and no one competitor stand out clearly results in the market leaders a reasonable degree of freedom. इसमें आपका competitor है ही नहीं. ठीक है, tenable में हो गया in this category are able to perform satisfactorily and can justify staying in the industry. They are generally vulnerable in the face of increased competition from stronger or more proactive companies in the market. Proactive companies यानी कि जो
प्रॉब्लम आपको आने वाला है उससे पहले उसका सोल्यूशन लेके बैठ जाना, ठीक है। फिर वीक हो गया, परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री इज जनरली अनसेटिस्फैक्टरी, तो वो चीज हो गया, ठीक है। फिर आपका आ गया बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, बीसीजी मैट्रिक्स, ये आपका सीएमए में भी दिया हुआ है। अगर कोई सीएमए का स्टूडेंट है जो सीएमए भी परस्यू कर रहा है और सीए भी, तो उसे बहुत अच्छे से पता होगा अगर उसने बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ा है तो। BCG matrix is the simplest way to portray corporations portfolio of investment. Growth share matrix is also known as for its cow and dog metaphors, is popularly used for resource allocation in a diversified company. BCG matrix में इसके डायग्राम से आपको बताती हूँ। BCG matrix में आपका स्टार, क्वेश्चन मार्क को आप प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट भी बोल सकते हो, यहाँ पे लिख लो अगर आपको याद रखना है तो। कैश काउ, डॉग्स, ये चार है आपका BCG मैट्रिक्स। स्टार क्या होता है, जिसमें क्या है आपका ग्रोथ भी हाई है, मार्केट शेयर भी हाई है, ग्रोथ भी हाई है, ठीक है। फिर क्वेश्चन वाइल्ड कार्ड में क्या हो गया कि आपको अगर प्रोडक्ट्स और एसबीओ दैट आर ग्रोइंग रैपिडली दे आल्सो नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन एंड फाइनेंस। मतलब कि ये एसबीओ जो ग्रोथ रैपिडली कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए ज्यादा से ज्यादा ताकि वो और अच्छे से ग्रो करे। कैश काउ लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर बिजनेस और प्रोडक्ट्स, दे जनरेट कैश एंड हैव लो कॉस्ट, दे आर एस्टैब्लिश सक्सेसफुल एंड नीड लेस इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। मतलब कि कैश काउ को एक समझो कि एक बना बनाया बिजनेस है जो कि मैच्योरिटी पे है, उसमें आप खाली पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, खाली पैसा निकालना है, इसलिए उसका नाम है कैश काउ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, समटाइम्स कॉल्ड प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट्स एंड लो मार्केट शेयर बिजनेस इन हाई ग्रोथ मार्केट। इसका क्या है, लो मार्केट शेयर रहता है बट जो बिजनेस का ग्रोथ रेट है वो हाई रहता है। लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर, दे नीड हेवी इन्वेस्टमेंट विद लो पोटेंशियल टू जनरेट कैश। क्वेश्चन मार्क इज लेफ्ट unattended are capable of becoming cash traps. Since growth rate is high, increasing it should be relatively easier. It is for business organizations to turn them stars and then to cash flow. इसका जो रहता है ना आपका, मतलब आपका शेयर तो है ज्यादा लेकिन आपको जो पैसा है वो फंसा हुआ है, ठीक है। और डॉग जो है, डॉग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों ही चीज आपको लो रहता है ना, मतलब आप ग्रो कर रहे हो अच्छे से ना, आपका हाई लो ग्रोथ है और लो शेयर बिजनेस है, ठीक है। तो डॉग शुड बी मिनिमाइज बाय मींस ऑफ डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन, ठीक है। बीसीजी मैट्रिक्स में क्या क्या चीज है, आफ्टर post identification strategy, after a firm has specified its products or SKUs, it must determine what role each will play in the future. Build, here the objective is to increase market share, तो अगर बिल्ड करना है तो वो स्टार करे क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट्स लग रहा है। हार्वेस्ट, होल्ड है, होल्ड मतलब है तो ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व मार्केट, मतलब मार्केट शेयर को होल्ड करके रखना, तो आपका हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हार्वेस्ट करना मतलब खेती बाड़ी हो गया, आप खाली खेत को जैसे काटते हैं ना फसल को, वैसे जैसे पैसा आपने लगा दिया, अब खाली पैसा निकालना है, कैश का। और डाइवेस्ट हो गया आपका डॉग, ठीक है। BCG matrix really helpful. The growth share matrix has done much to help strategic planning. However, there are some problems and limitations with this technique. BCG matrix can be difficult, time consuming, costly to implement. हाँ, BCG matrix आपका डिफिकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और कॉस्टली भी होता है। कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि स्टार्स जो है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट हाई लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और डिफिकल्ट भी होता है। मैनेजमेंट में फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिफाइन एसबीओस एंड मेजर मार्केट शेयर एंड ग्रोथ। इट आल्सो फोकसेस ऑन क्लासिफाइंग करंट बिजनेस बट प्रोवाइड लिटिल एडवाइस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। मतलब कि करंट बिजनेस पे ही ग्रो करता है, फ्यूचर एडवाइस, फ्यूचर से रिलेटेड जो है उसके बारे में इसको ज्यादा एडवाइस ही नहीं दे पाता। तो दीज आर द लिमिटेशंस लीड द company to placing too much emphasis on market share growth or growth through entry into attractive new markets. This can cause unwise expansion into hot new risky ventures or diversifying established units too quickly. फिर लास्ट है आपका जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स टॉप लाइट स्ट्रेटेजी मॉडल, जीई मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं, जो कि असिस्टेंट कंसल्टेंट्स बाय फर्म है MC Kinsey and Company, इसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज अ बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, GE9 कॉल मैट्रिक्स और GE मॉडल। तो ये आप एग्जांपल आपके MCQ में आ सकता है कि ये जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स को क्या क्या नाम से बोला जाता है। पहला है बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, फिर हो गया GE9 सेल मैट्रिक्स और दूसरा हो गया GE मॉडल जो मैंने आपको पहले बताया। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अप्रोच इन दिस मॉडल हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम टैरिफ कंट्रोल लाइट्स लाइट्स दैट आर यूज्ड और क्रॉसिंग द टू मैनेज ट्रैफिक। मतलब ये जो आपका मैट्रिक्स है ये आपको ट्रैफिक सिग्नल के लाइट से आपको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि मेंशन है ट्रैफिक सिग्नल लाइट आपको हो गया रेड येलो ग्रीन, तो उसके बेसिस पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया। अंडरस्टैंडिंग द जी मैट्रिक्स, जी मैट्रिक्स के वर्टिकल एक्सिस इंडिकेट्स मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोज द बिजनेस स्ट्रेंथ इन द इंडस्ट्री, ठीक है।
क्या क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, साइज ऑफ द मार्केट कैसा है, मार्केट ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्री में की कैसी है, कॉम्पिटिटर्स कैसे है, कैसा प्राइसिंग होता है, कैसी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, डिमांड कैसी है, सेगमेंटेशन कैसा है, बिजनेस ट्रेंड इज मेजर्ड बाय कंसिडरिंग द टिपिकल ड्राइवर्स लाइक मार्केट शेयर कैसा है, शेयर ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ब्रांड का इमेज कैसा है, कस्टमर लॉयल्टी कैसी है, प्रोडक्ट की कैपेसिटी कैसी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी कैसी है, मैनेजमेंट कैसे कैलिब्रेट करता है। ठीक है, तो बिजनेस स्ट्रेंथ में आपका हो गया स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक। तो इन्वेस्ट और एक्सपैंड हो गया ग्रो करना। ठीक है, इन्वेस्ट एक्सपैंड, इन्वेस्ट और इन्वेस्ट एक्सपैंड, ये हो गया ग्रो करना। फिर एवरेज में आपका आ गया इन्वेस्ट एक्सपैंड, जहां जाए वो सारे हो गए आपके स्ट्रॉन्ग। वैसे ऐसे बॉक्स में बनाया हुआ है। सेलेक्ट अर्न, सेलेक्ट अर्न, सेलेक्ट अर्न हो गया यानी कि होल्ड, यहाँ पे आपको रुकने की जरूरत है। जैसे कि रेड लाइट होता है तो रेड लाइट सब सिग्निफाई कर सकते हो होल्ड। ग्रो यानी ग्रीन, यानी कि ग्रीन मतलब आपको जाना है। हार्वेस्ट, डाइवेस्ट हो गया आपका स्टॉप। ठीक है, तो इसमें आपको स्टॉप करना है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये आपका चैप्टर जो है खत्म होता है। अगर इस पे आपको एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। विच स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द फेलियर ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज, डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी ही लगता यूज होता है। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड एज, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी में ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्लासिफाई कर। बाय दिस वी एंड द चैप्टर। इफ यू वांट मोर मल्टीपल क्वेश्चंस जो ये तो दिए हुए थे आप बुक से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको और मल्टीपल क्वेश्चंस चाहिए एसएम के सब्जेक्ट पे, और सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जैसे केस स्टडीज जो आएंगे आपके एसएम के एग्जाम में चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। उसी टाइम ये सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दूंगी स्टडी मैट के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने अपने एफर्ट्स डाल के ढूंढे वो सारी चीजें भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट, तो डू लेट मी नो। और आपको ऑडिट पे भी अगर वीडियो चाहिए, एफएम कॉस्ट पे भी चाहिए, मैं और भी अगर आपको सब्जेक्ट्स पे अगर वीडियोस चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। एंड दैट्स इट फॉर दिस। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल दैट टाइम प्लीज stay happy and do like and share, subscribe to my YouTube channel. Thank you and मिलते हैं नेक्स्ट